दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। हालांकि मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, आप लोगों ने देख ली हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। लेकिन मैं एक अलग विषय पर सोच रहा था कि मराठों ने जितना मुगल साम्राज्य को डेंट किया, हमारे बाकी राजा, राजपूत राजा, सिख आर्मी, वो सब बहुत ही शौर्य, पराक्रम, वीरता के साथ लड़े, लेकिन उस तरीके से डेंट नहीं कर पाए। तो आई वॉज थिंकिंग कि इसका क्या कारण था कि जो मराठा थे वो इतने सक्सेसफुल हुए और बाद में फिर उन्होंने मुगलों की सत्ता को केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित करके रख दिया और बाकी अफगानिस्तान तक उन्होंने अपना परचम लहराया। इसका जो मैं कारण समझता हूँ, हमें बचपन से, चाहे वो बड़े घर के बच्चे हों, राजा महाराज हों या फिर सामान्य प्रजा हो, सबको रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई जाती थी और हमारे जो दिलो दिमाग में, चेतना में, मस्तिष्क में बसे हुए हैं वो श्री राम के आदर्श हैं। वो बात अलग है हम कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं। जो युद्ध भी अगर हम करते हैं, हमारे राजा महाराज, तो युद्ध के भी नियम हुआ करते थे। रामायण के टाइम पे, महाभारत में आपने देखा होगा कि दोनों सेनाओं के सेनापति आके आपस में पहले नियम डिसाइड कर रहे हैं कि युद्ध किन नियमों के तहत लड़ा जाएगा। इस टाइम के बाद कोई एक दूसरे पर प्रहार नहीं करेंगे सूर्यास्त के बाद, और फिर अगर किसी पक्ष की महिलाएं या बच्चे दूसरे ने पकड़ लिए तो उनको हानि नहीं पहुंचाएगी, उनको ससम्मान दूसरे पक्ष को वापस लौटा दिया जाएगा। जब राजा आए तो उनके बीच में आक्रमण या युद्ध होने के पहले ऐसा कोई पैक्ट होता हो इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक अघोषित नियम था कि भाई अगर एक राजा ने दूसरे राजा के बच्चों को या उसके परिवार की औरतों को पकड़ लिया तो वो उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। राजा राजा आपस में लड़ रहे हैं, सेनापति लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को मारेंगे और जो राजा जीतेगा वो राज्य पे कब्जा करेगा। बाकी उनकी जो परिवार के लोग हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। ये होता था। फिर जब बाहर से आक्रमणकारी आए विदेशी, चाहे वो मंगोल हों, हूण हों, तुर्क हों या फिर मुगल हों, इन लोगों, ये सब जहाँ से आए थे वहाँ ऐसी कोई संस्कृति नहीं थी कि युद्ध के नियम होते हैं। इन्होंने शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। अगर दूसरे पक्ष की महिलाएं पकड़ी गई तो उनके साथ क्या क्या हुआ ये हम सब ने किताबों में पढ़ा है। बच्चे अगर पकड़े गए तो उनको दीवार में चुनवा दिया, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे। अब युद्ध जीतना है किसी भी तरीके से, अंतिम लक्ष्य होता था। हमारे यहाँ क्या था, जैसे राजपूत राजा हैं तो दूसरी चीज़ ये थी कि भाई अब उनको अपने दरबार में अगर कोई ऐसा आदमी दिखा कि उसकी आंखों में कुछ लालच है सत्ता पाने का, तो वो उसको या तो देश निकाला दे देते थे कि भाई तू निकल जा हमारे यहाँ से, राज्य से, या फिर उसका पद कम कर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मार दिया। लेकिन वो जो थे दूसरे, चाहे मुगल हों कोई भी हो, उनमें अगर 3 भाई हैं और एक को राजा बनना है तो दूसरे को मार के बनता था बाकी दोनों को, ताकि वो दोनों अगर जिंदा रहे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं भी राजा बन सकता हूँ इसको मार के, तो वो संभावना ही ख़त्म कर दी जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनमें शक्तिशाली राजा को भी कोई ना कोई अंदर से निकल के दूसरे को उसके राज बता दिए या गुप्त ठिकाने बता दिए। संभाजी महाराज भी ऐसे ही पकड़े गए थे, अदरवाइज वो नहीं पकड़े जा सकते थे। दूसरा जो इशू था वो ये था कि ये जो राजपूत राजा थे या जो सिख आर्मी थी, बहुत वीरता, पराक्रम, शौर्य सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा युद्ध कला उस तरीके से नहीं लड़ी जो शिवाजी महाराज ने लड़ी। अब आप सोचिए ऐसे कितने कहानियां हैं, कहानियां नहीं, ऐसे कितने जगह युद्ध हुए हैं राजपूतों के मुगल से, जहां मात्र 5000 राजपूत 50,000 की सेना से भिड़ गए। चंद 40-50 सिख हजारों की सेना से भिड़ गए। आप बहुत लड़ाके हैं, आप एक आदमी 5 को 6 को 7 को 8 को मार देगा, लेकिन वो फौज तो आपसे 20 गुना बड़ी है। 5000 लोग 50,000 से लड़ रहे हैं, 20,000 को मार भी दिया, लेकिन आप भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और ये बहुत सारे युद्धों में हुआ। इसलिए वो क्या है कि अंतिम विजय नहीं हो पाई। हालांकि
जैसा कि अगर महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करें तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े। मेवाड़ पर कभी अकबर पूरा कब्जा नहीं कर पाए, बट महाराणा प्रताप जी ने उनका डैमेज बहुत किया। लेकिन जैसे शिवाजी ने फिर कृष्ण जी के पाथ पर वो चले कि अगर दुश्मन को हराना है तो उसको थोड़ा सा चालाक भी बनना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने छापामार युद्ध किया। ऐसा नहीं है कि 20,000 की सेना आ रही है और हम 100 हैं तो 100 भिड़ जाएंगे उनसे, नहीं। उन 20,000 को पहले बाइसेक्ट किया छोटे छोटे ग्रुप में, एक चाल चल के उन छोटे छोटे ग्रुप से फिर आक्रमण किया। इसीलिए औरंगजेब के पास 8 लाख की सेना थी और सोचिए शिवाजी ने 10-20 हज़ार से काम स्टार्ट किया था। हालांकि उससे भी और छोटे से दल से उन्होंने शुरू किया था और धीरे धीरे उस सेना को बढ़ाते गए। संभाजी महाराज तक भी उन मराठों के पास टोटल 50,000 की सेना नहीं हो पाई थी और उस टाइम औरंगजेब के पास 8 लाख की सेना थी। लेकिन युद्ध नीति ऐसी थी कि औरंगजेब भी डरता था। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जहां पर मराठों ने बाकी राजाओं से हट के सोचा कि भाई इनको अपनी कम संख्या होते हुए भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। और इसी के चलते ही आप देखिए अंततः क्या हुआ कि जो मुग़ल सल्तनत थी उन्होंने उसको दिल्ली में लाल किले तक सीमित कर दिया था और पूरे भारत पर, जो आज पाकिस्तान है, वहाँ तक अपना परचम लहराया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो 1-2 कारण मैंने बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं? अब मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई जो बाकी राजा थे वो उन्होंने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत वीरता, बहुत बहादुरी से लड़े, उन सबका सम्मान है, वो सब हमारे लिए पूजनीय है। बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। ये केवल एक पॉइंट था कि जिस तरीके से मराठों ने युद्ध किया और जिस नीति के तहत युद्ध किया, उसके कारण उन्होंने ज़्यादा डेंट पहुंचाया और औरंगजेब के मरते ही फिर उन्होंने एकदम से पूरे इंडिया पर, मुग़ल सल्तनत पर एकदम कब्जा कर लिया। तो अगर आपने संभाजी मूवी भी देखी है तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको वो मूवी, और ये जो 1-2 पॉइंट्स मैंने बताए इनके बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। जय श्री राम, जय भारत।